1 जून को चुनाव का प्रोसेस खत्म हो जाएगा। 4 जून को क्या रिजल्ट आएगा? यूपी की 80 की 80 सीटों पर कमल खिलेगा या अखिलेश यादव और राहुल की जोड़ी खटाखट अपने नंबर्स बढ़ा लेगी? चुनाव का 7वां फेज बीजेपी के लिए भी जरूरी है और इंडी गठबंधन के लिए भी। इसी फेज से देश को अपना प्रधानमंत्री मिलेगा या विपक्ष का कोई नया चेहरा दिल्ली की सत्ता पर काबिज होगा? पूर्वांचल की इन 13 सीटों पर बीजेपी को अपना स्ट्राइक रेट 85% से बढ़ाकर 100 तक पहुंचाना है, तो अखिलेश और राहुल की काउंटिंग 0 से शुरू होगी। बीजेपी के जो 2 सुपरस्टार हैं वो इसी फेज पे हैं। काशी से सटी लोकसभा सीटों पर मोदी फैक्टर और गोरखपुर से सटी सीटों पर योगी फैक्टर कितना काम कर रहा है? पूर्वांचल की जाति का गणित किसने सॉल्व कर लिया है? पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। मोदी जी को जय श्री राम। गर्मी है काफी। रोटी, कपड़ा और मकान, लेकिन सबसे पहले हमें बचाना है संविधान। चुनाव के आखिरी फेज में अखिलेश यादव संविधान बचाने का लाउड स्पीकर क्यों बजाने लगे? संविधान बचाने का चुनाव है कि नहीं है? ये संविधान वही है जो हमें आपको सम्मान दिलाता है। राहुल गांधी अपनी रैलियों में संविधान की कॉपी क्यों लहराने लगे? वो लोग जो इस संविधान को रद्द करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, फेंकना चाहते हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं, आपकी सरकार नहीं आएगी। 2024 के चुनाव में बीजेपी जीती तो कैसे संविधान खतरे में पड़ जाएगा? बीजेपी के नेताओं ने खुलकर कहा है कि अगर हमारी सरकार आएगी हम संविधान को खत्म कर देंगे। मोदी के प्रधानमंत्री बनने से 2014 में संविधान को खतरा नहीं हुआ, 2019 में खतरा नहीं हुआ। उस पर क्या बीजेपी की हैट्रिक से खतरा हो जाएगा? जिस पूर्वांचल में यूपी का आखिरी रण होना है, वहां का चुनावी नैरेटिव क्यों बदला गया? क्यों अखिलेश यादव, राहुल गांधी के चुनावी एजेंडा पर संविधान आ गया? क्यों मोदी और योगी के भाषणों में आरक्षण टॉप पर पहुंच गया? इसका जवाब पूर्वांचल के सियासी मिजाज में मिलेगा। दूसरी तरफ वो लोग पश्चिमी यूपी में चुनाव अलग पैटर्न पर लड़ा जाता है। बुंदेलखंड और अवध का चुनावी एजेंडा भी अलग होता है, लेकिन पूर्वांचल की सियासत का अंदाज अलग है। यहां कास्ट फैक्टर फर्स्ट, पार्टी सेकंड और मुद्दे लास्ट में आते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का चरित्र तो रामद्रोही है। कांग्रेस ने स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इसलिए हटाया था क्योंकि स्वर्गीय वीर बहादुर सिंह राम भक्त थे और उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर का ताला खुलवाने में अपना योगदान दिया था, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था कांग्रेस ने। और फिर कांग्रेस ने युक्ति की कि हिंदू वहां पूजा न कर सके। बहनों भाइयों, आज भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वही स्वर बोल रही है। लोकसभा चुनाव के लास्ट फेज में पूर्वांचल की 13 सीटों पर वोटिंग होगी और लगभग इन सभी सीटों पर दलित और पिछड़े वोटर ही गेम चेंजर है। संविधान के सहारे अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन्हीं वोटर्स को टारगेट कर रहे हैं। 2014 के पहले दलित और पिछड़ों के वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को मिलते थे, लेकिन पिछले 2 चुनावों में मोदी फैक्टर ने सारे कॉम्बिनेशन को उलट-पुलट कर दिया। बीजेपी अपने नए समर्थकों के दम पर 2014 और 19 दोहराने की कोशिश कर रही है, तो कांग्रेस के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी समाजवादी पार्टी अपना वोट बैंक वापस पाने की कोशिश में है। बीजेपी के फैसलों ने पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण छीना है। यही पिछड़े, दलित और आदिवासी लोग
सामान्य मेरिट में आ जाते थे, जनरल में इन्हें नौकरी मिल जाती थी। लेकिन अब इनको जनरल में नौकरी नहीं मिलती, इनको अपनी सीमा में बांध दिया है। और उसका परिणाम ये हुआ है कि जो 50% है उसमें EWS भी है, उसी में धर्म है। तो आप खुद सोचिए और विचार करिए कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसने किसको ज़्यादा दिया। और दूसरी बात, पिछड़े, दलित और आदिवासियों का आरक्षण किसने छीना है। 2019 के चुनाव में अखिलेश यादव का हर दांव फेल हो गया था। समाजवादी पार्टी ने 13 सीटों में से 8 पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सभी सीटों पर साइकिल पंचर हो गई। 2024 में पार्टी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि उसकी अलायंस पार्टनर कांग्रेस वाराणसी, देवरिया, बांसगांव और महाराजगंज सीट से मैदान में है। 2017 के विधानसभा चुनाव में 2 लड़कों की जोड़ी फ्लॉप हो गई थी, जिसके बाद 2019 में बुआ बबुआ की जोड़ी साथ आई। इनको 10% यादव, 13% जाटव, 2% जाट और करीब 20% मुस्लिम वोटर्स के समर्थन का भरोसा था। ये कॉम्बिनेशन मिलकर करीब 45% वोट होते हैं। लेकिन जब चुनाव रिजल्ट आया तो बीएसपी 19.26%, सपा 17.96% और आरएलडी के 1.69% वोट मिलाकर 38.91% वोट ही मिले। यानी जिस वोट बैंक के भरोसे ये गठबंधन बना था, उसमें भी बीजेपी ने सेंधमारी कर ली थी। 2024 में समाजवादी पार्टी के साथ ना बीएसपी है और ना ही आरएलडी। अखिलेश यादव की नई पार्टनर है राहुल गांधी वाली कांग्रेस, जिसने 2019 में यूपी की 67 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से 63 सीटों पर उसकी जमानत जब्त हो गई। इस बार कांग्रेस जिन 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, उसमें 12 सीटें ऐसी हैं जहां 2019 में उसकी जमानत नहीं बच पाई थी। कांग्रेस के पास 2019 चुनाव के आधार पर यूपी में महज 6.36% वोट है। सपा के 17.96 और कांग्रेस के 6.36% वोट मिलाकर 24.32% वोट होते हैं, जबकि बीजेपी और उसके सहयोगी की हिस्सेदारी फिलहाल 52.88% है। यानी दोनों गठबंधन के वोट मिलाकर भी एनडीए के वोट के आधे भी नहीं है। लेकिन जो जोड़ी 2017 में 0 हो गई, वो 2024 में 1 और 11 का दम भर रही है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हम 1 और 1 जुड़ गए हैं। हम 1 और 1 जुड़ गए हैं तो 11 हो गए। और वो लोग 1 और 1 लड़ गए तो बताओ 0 हो गए कि नहीं हो गए। 4 जून के बाद क्या होगा? खटाखट 30 लाख नौकरियां मिल जाएंगी। फटाफट लोगों के अकाउंट में सालाना 1 लाख रुपए आएंगे। लेकिन ये होगा कैसे? जिन 13 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होगी, पूर्वांचल में कांग्रेस के पास ना कुछ होने को है और ना ही पाने को। यहाँ का जातीय समीकरण भी अखिलेश यादव के फेवर में नहीं है। यूपी में कुर्मी वोट सोनेलाल पटेल के नाम पर मिलता है। उनकी एक बेटी अनुप्रिया पटेल बीजेपी के साथ है, तो दूसरी बेटी पल्लवी पटेल अखिलेश के खिलाफ। ओम प्रकाश राजभर ने सिर्फ अखिलेश यादव का साथ नहीं छोड़ा, सपा और राजभर वोटरों का साथ भी छूट गया। निषाद पार्टी की ताकत अखिलेश गोरखपुर के उपचुनाव में देख चुके हैं, लेकिन ये भी मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने में जुटे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जिन सहयोगियों के दम पर समाजवादी पार्टी का आंकड़ा 47 से 111 तक पहुंचा, वो 2 साल के भीतर ही उनके रास्ते अखिलेश यादव से अलग हो चुके हैं। इन्हीं नेताओं ने विधानसभा चुनाव में पिछड़े और दलितों के बीच अखिलेश यादव के पक्ष में माहौल बनाया था। 2024 में ना पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन अखिलेश राहुल के साथ है और ना ही जाति का कैलकुलेशन। फिर 4 जून को इंडी गठबंधन की सीटों में खटाखट इजाफा कैसे होगा, ये समझिए। नरेंद्र मोदी ने बेरोजगारी फैलाई, उत्तर प्रदेश के युवाओं को चोट पहुंचाई। आपसे कहा
युवाओं, नाली के ओर जाओ, नाली में पाइप डालो, नाली में से गैस निकलेगी, पाइप को चूल्हे में लगाओ और पकौड़े बनाओ। और उसके बाद कहते हैं परमात्मा ने कहा है कि मैं हिंदुस्तान के युवाओं को नाली के गैस से पकौड़े पकाना सिखाऊं। आपको बेरोजगार बनाया, 30 लाख सरकारी नौकरियां इंडिया गठबंधन के आते ही आपके हवाले कर देंगे। बेरोजगार युवाओं के बैंक अकाउंट में महीने के 8,500 रुपए, साल के 1 लाख रुपए खटाखट। 7वें फेज में इंडी गठबंधन ने ज्यादातर सीटों पर पिछड़ों और दलितों पर दांव खेला है। बीजेपी का फोकस भी इन्हीं वोटर्स पर है। इस चरण में 5 सीटें योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर के आसपास की हैं, तो 4 सीटें पीएम मोदी के चुनावी क्षेत्र वाराणसी से सटी हैं। 2019 में बीएसपी सपा के अलायंस की वजह से बीजेपी को गाजीपुर और घोसी की सीट गंवानी पड़ी थी, लेकिन 5 साल में गठबंधन बदल गए हैं और समीकरण भी। ऐसे में आखिरी दौर में दावों और वादों से ज्यादा भविष्यवाणियों पर सियासी फाइट चल रही है। ये जो दोनों समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी है, जो हाथ का निशान है और जो साइकिल का चिन्ह है, ये दोनों एक साथ मिल गए हैं। साइकिल को हाथ के पंजे ने पकड़ लिया है, जीत निश्चित है। यहां पे मैं बता रहा हूं, लिख लो, यहां पे क्लीन स्वीप होने जा रही है इंडिया गठबंधन की। लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। और उसके बाद गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। पूर्वांचल का सबसे बड़ा चुनाव वाराणसी में लड़ा जा रहा है, क्योंकि यहां से प्रधानमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के सामने जीत की मार्जिन को और बड़ा करने का टास्क है, लेकिन वाराणसी में टफ फाइट की बात करने वाले अखिलेश का दावा अब क्योटो पर भी है। जो बात मैं कहता था कि एक सीट पर लड़ाई में हैं हम लोग, बाकी सब सीटें जीत रहे हैं, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि इस बार का चुनाव ऐसा चुनाव उत्तर प्रदेश का देखने को मिल रहा है कि बीजेपी के लोग जहां क्यूटो को अपनी सीट मान रहे थे, ये भी सीट वो हारने जा रहे हैं। लेकिन ये होगा कैसे? क्या अखिलेश वाराणसी में सिर्फ परसेप्शन की लड़ाई लड़ रहे हैं? यहाँ की जनता के पास प्रधानमंत्री चुनने का मौका है, तो वो अजय राय को क्यों वोट देगी? 2019 में प्रधानमंत्री मोदी को 63.62% वोट मिले थे। उनकी जीत का अंतर 4,79,505 था। जिस अजय राय के भरोसे अखिलेश वाराणसी में कमल को हराने का दम दिखा रहे हैं, उन्हें सिर्फ 1,52,548 वोट ही मिले थे। अखिलेश भी जानते हैं कि 7वें फेज में उनकी लड़ाई 13 नहीं बल्कि 12 सीटों पर ही है। वाराणसी के बाद पूर्वांचल की दूसरी सबसे हॉट सीट है गाजीपुर। करीब 40 साल बाद इस चुनाव में मुख्तार अंसारी नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा उसी की हो रही है। मुख्तार के बड़े भाई और सांसद अफजाल अंसारी इस बार हाथी छोड़कर साइकिल की सवारी कर रहे हैं। पिछली बार बीएसपी के टिकट पर सांसद बने, इस बार मुस्लिम वोटों और सहानुभूति फैक्टर के भरोसे संसद पहुंचने की तैयारी में है। दूसरी तरफ बीजेपी से पारसनाथ राय चुनावी मैदान में है। गाजीपुर में अंसारी परिवार की सियासत अगर परवान चढ़ी तो इसके पीछे यहाँ का जातीय और धार्मिक समीकरण ही है। जो असली माफिया है वो जरूर उससे डरते थे, कांपते थे, घबराते थे। वो गरीबों की मदद करने वाला एक इंसान था। बेपनाह लोगों के दिलों में उसके लिए मोहब्बत थी, दर्द था। अगर जिसको आपने माफिया कहा और जिसको कहा कि ये तो मरना तो था ही, अगर आप समझते हैं कि आपने ये कारनामा अंजाम दे करके कोई उपलब्धि हासिल की है और जनता इसका
पुरस्कार देगी, तो 4 तारीख का इंतजार करिए, जनता के फैसले और उसके पुरस्कार का इंतजार करिए। गाजीपुर लोकसभा सीट पर यादव मुस्लिम कुशवाहा वोटर हार जीत में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। गाजीपुर लोकसभा सीट पर 3 लाख से ज्यादा मुस्लिम आबादी है, वहीं कुशवाहा समाज के वोटरों की संख्या करीब 2.5 लाख है। इसके अलावा करीब 1.5 लाख बिंद, 2 लाख राजपूत, 1 से 1.5 लाख ब्राह्मण, 1 लाख वैश्य और 50,000 के आसपास भूमिहार वोटर भी गाजीपुर लोकसभा सीट पर इम्पैक्ट डालते हैं। गाजीपुर में टफ फाइट है, लेकिन बलिया में समाजवादी पार्टी को बैक टू बैक झटके लग रहे हैं। पूर्व पीएम चंद्रशेखर की परंपरागत सीट से उनके बेटे नीरज शेखर सपा से पाला बदलकर बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। 2019 में महज 15,000 वोट से पिछड़ने वाले सपा के सनातन पांडे एक बार फिर से किस्मत आजमा रहे हैं। नीरज के सामने अपने पिता की विरासत को बचाए रखने की चुनौती है। ये मैं खुद नहीं जानता हूँ। मैंने माननीय प्रधानमंत्री से मैं जब आया था मैंने कहा था मैं बलिया में काम करना चाहता हूँ। जब मैं ज्वाइन किया था 2019 की बात है, उसके बाद टिकट की कोई बात नहीं हुई इन 5 सालों में। मैंने आग्रह किया था अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष गृह मंत्री जी से, पूजनीय महाराज जी से, कि मैं एक बार कि मैं जब मिला था उनसे और काम से मिलने गया था, मिला था तो उन्होंने कहा था। अब उन लोगों ने कैसे विचार किया, क्या किया, मुझे दिया, मैं तो उनका आभारी हूँ कि मैं फिर से प्रतिनिधित्व कर पाऊंगा बलिया का लोकसभा में और उनकी आवाज बन पाऊंगा लोकसभा में। यही है, सहयोग रहा है, देखिएगा। पिछले 2 चुनाव से बीजेपी ये सीट जीत रही है, लेकिन इस बार सपा के जाति समीकरण में सीट फंस गई है। बलिया का चुनाव ब्राह्मण बनाम राजपूत के इर्द गिर्द सिमट गया है। सपा ने यादव मुस्लिम के साथ ब्राह्मण वोटों की केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की है, लेकिन नारद राय के पार्टी से अलग होने से अखिलेश यादव का यहाँ पर सारा खेल खराब हो गया है। नारद राय भूमिहार समाज के बड़े नेता माने जाते हैं और भूमिहार समाज की पूर्वांचल की कई सीटों पर मजबूत पकड़ है। बलिया का जाति समीकरण देखें तो यहाँ ब्राह्मण 15.5%, भूमिहार 8.9%, राजपूत 13.8%, ओबीसी 15.3%, मुसलमान 6.59% और अनुसूचित जनजाति 3.4%, जबकि राजभर 4.90%, निषाद 3.3%, कुशवाहा 4.1% और कुर्मी 3.4% है। जब बलिया आगमन पर अखिलेश यादव जी ने अपने मंच पर न जाऊं इसके लिए मना किया था, मैं नहीं जानता था, नहीं गया होता, मंच पर चला गया और मंच पर उन्होंने हमारा नाम तक नहीं लिया। जब अखिलेश यादव हमको भुलाना चाहते हैं तो हम भी अखिलेश यादव को भुला दिए और इन्हीं कारणों से मैं मर्माहत था। अपने लोगों को मैंने कॉल किया, लोगों ने कहा बताओ, हमने कहा जो आप कहिए मैं करूँगा। आप सुने होंगे 10,000 लोग कल शाम को बलिया में, अभी आप कह रहे थे कि मैं आ रहा था तो आपकी सभा हो रही थी, वो सभा नहीं थी, कार्यकर्ता का गुस्सा था, सड़क पर निकल के आया था। उस गुस्से के निर्णय के साथ जुड़ा। मैं आभारी हूँ, ऋणी हूँ अपने भाई नीरज शेखर का और अपने भाई ओम प्रकाश राजभर जी का, जिन लोगों ने हमारी वेदना को समझी। सनातन पांडे के पक्ष में ब्राह्मण मतदाताओं के लामबंद होने से नीरज शेखर की राह मुश्किल हो रही थी, लेकिन नारद राय के आने से अब नीरज शेखर की राह आसान होती दिख रही है। उधर घोसी की सीट पर भी कांटे की फाइट हो रही है। समाजवादी पार्टी ने यहां से राजीव राय को टिकट दिया है, तो बीजेपी सहयोगी एसबी-एसपी की तरफ से अरविंद राजभर चुनावी मैदान में है, तो बीएसपी से बालकृष्ण चौहान चुनाव लड़ रहे हैं।